स्टार्ट करते हैं। आज से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो जाएगा इस चैप्टर का। इसका नाम है बॉयड-सेविट्स लॉ। बॉयड-सेविट्स लॉ कहां काम आता है? बॉयड-सेविट्स लॉ आपका यूज होता है अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा है कि अगर ऑलरेडी कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है, अगर ऑलरेडी कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है तो उसमें अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है या उसमें अगर करंट कैरिंग कंडक्टर हम रखते हैं तो उस पर फोर्स कितनी प्रोड्यूस होती है। शुरुआत में हमने ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या पढ़ा था कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसके आसपास क्या हो जाती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो अब हम वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। वो निकालते हैं किससे? बॉयड-सेविट्स लॉ से। क्या कहता है बॉयड-सेविट्स लॉ? स्टेटमेंट साथ साथ लिखिए। अकॉर्डिंग टू बॉयड-सेविट्स लॉ, according to Boyd-Savitz law, magnetic field due to small current carrying length element magnetic field due to small current carrying length element at a point at a distance r from the length element as shown is। अब जरा ध्यान देना, ये करंट कैरिंग लेंथ एलिमेंट है। ये एक लेंथ है जिसमें कुछ करंट है। इसमें एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करता हूं। ये एक छोटा सा करंट कैरिंग लेंथ एलिमेंट है, इसमें डीएल। मुझे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम दिस। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो ये क्या होता है? इज पहला पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू द लेंथ एलिमेंट। लेंथ एलिमेंट में जितना करंट है उसके प्रोपोर्शनल होगा। कम करंट होगा तो कम फील्ड होगी, ज्यादा करंट होगा तो ज्यादा फील्ड होगी। दूसरा, इट डिपेंड्स ऑन डीएल साइन थीटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल साइन थीटा। एंड थर्ड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल to square of distance। So, तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। थीटा इसमें क्या है? डीएल और आर के बीच में एंगल। इसमें थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। सो क्या बोला दोबारा? मैंने बोला कि किसी भी स्मॉल करंट कैरिंग लेंथ एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको किसी पॉइंट पे निकालनी है, सो वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? कितना करंट है इस एलिमेंट से। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डीएल साइन थीटा के। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। जितना ज्यादा दूर निकालूंगा उतनी फील्ड कम हो जाएगी। मतलब जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, that is directly proportional to dl sin theta, and that is inversely proportional to square of the distance between them, square of the distance of a point। मतलब अगर आप कंबाइन कर दो तो dB आ जाएगा proportional to I dl sin theta by r square। किसी को दिक्कत यहां तक? ये बात समझ में आती है? ये है बॉयड-सेविट्स लॉ। अभी मैथमेटिकली और करेंगे। 2 मिनट अब रुक जाओ, लिखो मत। स्टेटमेंट लिख ली थी ना, बस रुक जाओ, मैथ्स रुक जाओ, पहले समझो। सो मैंने क्या बोला दोबारा?
अगर आपके पास एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, उसमें से किसी भी छोटे से सेक्शन की वजह से आपको किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो उस छोटे से सेक्शन की वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के। जितना ज्यादा उससे करंट पास कर रहा है उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी। दूसरा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, डीएल साइन थीटा के। और तीसरा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डीबी जो होगा स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, वो आपके पास प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आती है? अब इसको मैथ्स यूज करते हैं, ध्यान देना, लिखने का टाइम मिलेगा बाद में। डीबी आपके पास है प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अगर आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इसमें ये जो म्यू नॉट आपको दिख रहा है, दिस म्यू नॉट इज कॉल्ड मैग्नेटिक permeability of air। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, तो मीडियम चेंज होगा, सपोज ये मीडियम कोई और होगा तो उस मीडियम की परमिएबिलिटी आ जाएगी। म्यू नॉट जो है परमिएबिलिटी है। परमिएबिलिटी क्या होता है? इट इज द ईज with which magnetic field can pass through a medium। मैग्नेटिक फील्ड कितना ज्यादा परमिएट कर जाती है किसी मीडियम में, कितना इजीली किसी मीडियम के थ्रू पास हो सकती है, उसको क्या नाम देते हैं? परमिएबिलिटी। इट इज बेसिकली एन एनालॉग ऑफ व्हाट? परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना किसी मीडियम से पेनिट्रेट कर जाती है, कितना मीडियम कोई कितना परमिट करता है अपने थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने के, दैट इज परमिटिविटी। दिस इज परमिएबिलिटी, कि मैग्नेटिक फील्ड कितना इजीली पास हो जाती है किसी मीडियम से, दैट इज परमिएबिलिटी। ठीक है? परमिएबिलिटी की वैल्यू, परमिएबिलिटी को, एयर की परमिएबिलिटी को म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इस म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 यूनिट टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यूनिट्स कैसे बने? ये टेस्ला, मीटर स्क्वायर ऊपर गया, 1 मीटर नीचे आ गया तो मीटर, और ये करंट है नीचे चला गया, पर एम्पियर। टेस्ला मीटर पर एम्पियर। मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व करके? 10 टू द पावर -7। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू आ जाएगी 10 टू पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये आ गई एसआई यूनिट्स में। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये आपके पास होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? इसका मतलब अगर मैं इसको एक्सप्रेशन को लिखूं, डीबी को मेरे पास है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूंगा? आर से। तो आर से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा, ए बी साइन थीटा क्या होता है? ए क्रॉस बी। अब देखो डीएल जो एंगल है वो डीएल और आर के बीच में ही है, तो डीएल और आर के बीच का एंगल है थीटा, तो डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? डीएल क्रॉस आर। सो मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म कितनी हो गई? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया, बॉयड-सैविट्ज लॉ का कंप्लीट फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म के साथ। मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये रहा फॉर्मूला, वेक्टर फॉर्म में ये रहा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है? आई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी करंट कैरिंग लेंथ एलिमेंट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब।
क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा छिन्न भिन्न करते हैं, थोड़ा एक्सपैंड करते हैं, थोड़ा सोचते हैं। पहली बात, बॉयड-सैविट्ज लॉ is only applicable for small lengths. बहुत छोटी लेंथ होगी तब आप अप्लाई कर सकते हो, डीएलईसी ले लिया हमने। अगर हमें बड़ी लेंथ यूज करनी है, फॉर लार्जर लेंथ्स वी मेक यूज ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब आप एक छोटा सा एलिमेंट लोगे, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे और इंटीग्रेट कर दोगे टोटल के लिए, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करते थे। एक छोटा एलिमेंट लेते थे, उसकी वजह से फील्ड या फोर्स निकालते थे और फिर इंटीग्रेट करते थे। तो इसमें हर केस में आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये लंबी लेंथ के लिए वैलिड नहीं है। मतलब मैं बोलूं सपोज सेमी सर्कुलर आर्क है तो आप इंटीग्रेट करोगे, सर्कुलर आर्क है इंटीग्रेट करोगे, सर्कुलर आर्क की एक्सिस पे चाहिए इंटीग्रेट करोगे, स्ट्रेट वायर है, लंबी वायर है, इंटीग्रेट करोगे। तो कैसे कैसे करना है वो भी आऊंगा। ये बात समझ में आई? पहली बात कि ये डायरेक्टली आप ये नहीं कर सकते कि मेरे पास 10 मीटर की लेंथ है, डीएल की जगह 10 मीटर डाल दो, नहीं डाल सकते। हमेशा सिर्फ स्मॉल लेंथ एलिमेंट ही लोगे, बड़े के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। पहली बात समझ में आई यहां तक? दूसरी बात इससे क्या क्लियर होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड आप नोटिस करो, मैग्नेटिक फील्ड डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन में होगी। इससे क्या पता लगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डीएल क्रॉस आर। दिस इंप्लाइज direction of magnetic field is always perpendicular to the plane containing dl and r। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो परपेंडिकुलर टू डीएल होगी, एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो परपेंडिकुलर टू आर होगी, दोनों के परपेंडिकुलर होगी। मतलब जैसे सपोज यही मेरे पास वो कंडक्टर था, मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया डीएल, ये हो गया आर, ये पी पॉइंट है जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी, प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड आर, मतलब इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। डीएल और आर की प्लेन क्या है? बोर्ड का प्लेन। इस बोर्ड की प्लेन के क्या होगी? परपेंडिकुलर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड आर, प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड आर, therefore it is perpendicular to the plane of paper। ये जो प्लेन ऑफ पेपर पे आप बनाओगे उस प्लेन पेपर की प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, या तो बाहर निकलती हुई होगी या फिर अंदर जाती हुई होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई? सो मैग्नेटिक फील्ड क्या फॉर्मूला है? स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। मैग्नीट्यूड वाइज dl is dB is equal to mu naught upon 4 by I dl sin theta by r square। बड़े लेंथ के लिए निकालना है, आप इंटीग्रेशन करोगे। दूसरा पॉइंट, dl और r क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, तो इट मींस मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग dl एंड r। ये बात समझ में आती है? प्लेन कंटेनिंग dl एंड r मतलब इधर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स और परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स। परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड होती है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट्स। परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स होती है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्रॉस। याद है ना ये बात? ठीक है, यहां पे एक नई टर्म हमें पता लगी जिसको हम क्या नाम देते हैं? परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या होता है? ईज विद विच मैग्नेटिक फील्ड कैन पास थ्रू अ मीडियम। कोई मीडियम कितना इजीली अपने थ्रू मैग्नेटिक फील्ड को पास होने की परमिशन देता है, दैट इज परमिएबिलिटी। कितना मैग्नेटिक फील्ड
किसी मीडियम को परमिएट कर सकती है, पेनिट्रेट कर सकती है, दैट इज परमिएबिलिटी। ठीक है, परमिएबिलिटी की एक छोटी सी बात और समझिए। परमिएबिलिटी की एक छोटा सा पॉइंट, परमिएबिलिटी को अगर म्यू नॉट लिखता हूं, इट इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ एयर, जिसकी वैल्यू आपने निकाली 4 पाई, जिसकी वैल्यू पता है आपको 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। एक होगा म्यू ऑफ मीडियम, ये होगा एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, डिपेंड करता है मीडियम पे, उस हिसाब से उसकी वैल्यू निकलेगी। एक टर्म हम डिफाइन करेंगे जो कई जगह यूज करेंगे आगे, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। म्यू आर, जैसे रिलेटिव परमिटिविटी था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वैसे ही रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये क्या हो गया म्यू आर। रिलेटिव का मतलब क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एयर, म्यू एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन ऑफ रिलेटिव क्या था, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ऑफ एयर, एप्सिलॉन ऑफ एम बाय एप्सिलॉन नॉट। सेम यहां पे होगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी होगा म्यू ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ एयर। मतलब किसी भी मीडियम का म्यू निकालना है तो म्यू नॉट टाइम्स म्यू रिलेटिव, ये एक फॉर्मूला यूज करेंगे, कई बार न्यूमेरिकल्स में काम आ जाएगा। मीडियम बदलेगा तो रिलेटिव परमिएबिलिटी, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आप सोच लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से आप परमिटिविटी ऑफ एयर को मल्टीप्लाई करते थे तो मीडियम की परमिटिविटी आती थी। यहां पे म्यू नॉट को अगर आप रिलेटिव परमिएबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो परमिएबिलिटी किसकी आ जाएगी, मीडियम की आ जाएगी। क्या ये क्लियर है, समझ में आया अच्छे से? सो क्या बोला, दोबारा जो लेट आए हैं प्लीज भाई टाइम पे आया करो। क्या बोला मैंने, बॉयड-सैविट्ज लॉ। सबसे पहले बॉयड-सैविट्ज लॉ कब काम आता है, अभी तक हमने बात की है कि अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आए या करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उस पर फोर्स लगती है। बॉयड-सैविट्ज लॉ ये बताता है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसकी फील्ड कितनी होती है। करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है तो वो फील्ड कितनी होती है। किसी भी स्मॉल लेंथ एलिमेंट की वजह से फील्ड कितनी होगी, उसको हम लिखते हैं बॉयड-सैविट्ज लॉ से बनता है IDL sin थीटा बाय r स्क्वायर। इसके प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल हटता है तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, कितना इजीली किसी मीडियम से मैग्नेटिक फील्ड पास हो जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी। तो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ एयर म्यू नॉट, वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7। ओवरऑल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हो गई 10 टू पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसी तरह से अगर इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो r से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, dl इंटू r इंटू साइन थीटा, a इंटू b इंटू साइन थीटा, क्या हो जाएगा, a क्रॉस b। इसके यूजेस, पहला, अगर आपको किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से निकालना है तो आप क्या करोगे, स्मॉल एलिमेंट के लिए निकालोगे और फिर उसमें इंटीग्रेशन का यूज करोगे। दूसरी बात, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड आर के, मतलब या तो वो उस प्लेन के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होगी या परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स होगी। क्या ये सारा समझ में आता है? पक्का? ऑनलाइन सबको क्लियर है? प्लीज इतना लिखिए पहले, फिर हम आगे चलते हैं, अप्लाई करते हैं इसको। अभी हमने बॉयड-सैविट्ज लॉ मैंने आपको बताया कि सिर्फ स्मॉल लेंथ एलिमेंट के लिए वैलिड है। अगर लॉन्ग लेंथ एलिमेंट होगा, कोई लंबा लेंथ होगा, तो आप डायरेक्टली इसको नहीं लगा सकते, आपको इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। इसके लिए आ जाते हैं एप्लीकेशंस पे। प्लीज पे अटेंशन, नोबडी राइट्स, समझेंगे पहले, आई विल गिव यू प्लेंटी ऑफ टाइम टू राइट। एप्लीकेशन नंबर 1, पहली एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड at the center of current carrying circular loop। एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, उसके सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जो करंट है उसमें, उसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मैंने क्या बोला, कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, आप एक छोटा सा एलिमेंट लेते हो, ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है आपके पास,
एक करंट, यहां से करंट आया, लूप में घूमा और यहां से चला गया। ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। आई करंट आया, आई घूम फिर के वापस चला गया, लगभग कंप्लीट सर्कल है। ठीक है। सो इसके सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अगेन डेरिवेशन करते हो तो सिंपली मैथ्स नहीं करते, आपको इंग्लिश लिखनी भी पड़ेगी कि कर क्या रहे हो। तो बेसिक इंट्रोडक्शन इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, नॉट पूरी पूरी कहानियां नहीं लिखनी। आप सिंपल क्या बोलोगे, कंसिडर, आप अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, अ सर्कुलर लूप of radius r carrying current I in clockwise sense as shown। ठीक है, रेडियस इसका मान लिया r। अब हमें क्या करना है, ये हमने शो कर दिया। अब हमें करना क्या है, मैंने आपको बोला एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लोगे, उसकी वजह से फील्ड निकालोगे। इसके सरकमफ्रेंस पे एक डीएल लेंथ का एलिमेंट ले लिया। सो टेक अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट डीएल, स्मॉल लेंथ एलिमेंट डीएल ऑन द circumference of the loop as shown। एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, एंगल बिटवीन डीएल एंड आर इज 90 डिग्री है कि नहीं। डीएल क्या है, अलोंग द टेंजेंट, आर क्या है, रेडियस, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है कि नहीं, मानते हो। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, अप्लाइंग बॉयड-सैविट्ज लॉ। बॉयड-सैविट्ज लॉ लगाइए, डीबी कितना हुआ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। पहले तो ये वेक्टर फॉर्म, इससे सॉल्व करके आता है डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड हो गई आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल बाय आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पे डीबी क्या है, यहां पे डीबी है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, डीबी वो इतना हो जाएगा। अब क्या बनना है, ये छोटे से एलिमेंट की वजह से आया, सबके लिए करना है तो क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट कॉमन, 4 पाई बाहर, आई कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट, इंटीग्रेशन डीएल। आर कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि कहीं पे भी लेंथ एलिमेंट लोगे आर तो सेम ही रहेगा ना, रेडियस तो चेंज नहीं होगा, तो आर इज अ कांस्टेंट। क्योंकि ये सर्कुलर कंप्लीट लूप है तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या हो जाएंगी, 0 से लेकर 2 पाई आर। कोई दिक्कत, इजी एकदम। डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल, कितना हुआ ये, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन हुआ एल, लिमिट 0 से 2 पाई आर, लिमिट्स पुट करो, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। आंसर कितना आया, म्यू नॉट आई बाय 2 आर। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, समझ में आया, बाद में लिखना, समझो पहले। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट आई बाय 2 आर। क्लियर। अब अगर ये एक गोलू ना होता, अगर ये n टर्न्स होते, मतलब लूप घूमा, एक और लूप घूम गया, 2 टर्न्स हो गए, आधा सेमी सर्कल होता,
नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाते हैं, हाफ। सबके लिए चलेगा। सर्कुलर सेक्शन जब भी आएगा म्यू नॉट आई बाय 2r। अगर ये n टर्न्स होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2r। n टर्न्स के लिए फॉर्मूला क्या बना, म्यू नॉट एन आई बाई 2r। नंबर ऑफ टर्न से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। सबसे ज्यादा यही फॉर्मूला यूज होगा। इसमें n जो होगा, इसमें n जो है वो n क्या है, n इज नंबर ऑफ टर्न्स। अब नंबर ऑफ टर्न्स की जो वैल्यू है वो होती है थीटा बाई 360 या फिर थीटा इन रेडियन डिवाइडेड बाई 2 पाई या फिर L बाई 2 पाई आर। क्या मतलब हुआ इसका, जरा ध्यान देना। ये कर्वेचर है, मेरे को बोला इसकी वजह से फील्ड निकालनी है सिर्फ, तो हम देखेंगे कि ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है। अगर तो मुझे वो एंगल गिवन है तो नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे थीटा इन डिग्री डिवाइडेड बाय 360। अगर मुझे रेडियन में एंगल गिवन है तो एंगल इन रेडियन डिवाइडेड बाय 2 पाई। अगर मुझे इसकी लेंथ गिवन है तो L बाई 2 पाई आर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सेमी सर्कुलर लूप होता। अब इसमें तो तुम्हें पता है ना, दिख रहा है ना, आधा सर्कल है, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, हाफ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये सेमी सर्कुलर लूप है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएंगे, ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। रेडियन में करूंगा तो पाई बाय 2 पाई, लेंथ करूंगा तो लेंथ क्या होती है, पाई आर बाय 2 पाई आर। हर केस में आंसर कितना आएगा, हाफ आएगा कि नहीं आएगा। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी सेंटर पे वो कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई बाय 4r। नंबर ऑफ टर्न्स हाफ डालूंगा तो n की जगह 2 आके डिनोमिनेटर में 2 हो जाएगा। अगर कर्वेचर है आपके पास, सपोज ये कर्वेचर है और ये सेंटर पे बना रहा है कितना, लेट्स से 60 डिग्री बना रहा है, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने ले लोगे, 60 बाई 360 यानी 1/6। मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट 1/6 I बाई 2r, मतलब म्यू नॉट I बाई 12r। क्या ये बात समझ में आती है। सो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप की वजह से अगर आपको निकालनी है, एक कंप्लीट सर्कल है तो फॉर्मूला कितना होगा, म्यू नॉट I बाय 2r। अगर n टर्न्स हैं वो कैसे भी हो सकते हैं, n टर्न्स अगर होंगे तो फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट ni बाय 2r। नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकालते हो, अगर डिग्रीज में एंगल दिया है तो थीटा इन डिग्रीज डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, रेडियन में दिया है तो एंगल इन रेडियन डिवाइडेड बाय 2 पाई, अगर लेंथ दी है तो L बाय 2 पाई आर। क्या ये बात समझ में आती है सब बच्चों को, पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंट, लॉक करो, 100% श्योर, ओके। ये हो गया आपका सर्कल। अब इसमें ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन भी तो होगी मैग्नेटिक फील्ड की। वो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, मैंने अभी शुरू में बताया, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड आर। तो मतलब इधर डीएल कहां है, ये रहा डीएल, इधर आर, तो इस प्लेन के, बोर्ड की प्लेन के परपेंडिकुलर है। इधर इट इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स और इट इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स। इसके लिए हम यूज करते हैं रूल्स। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम यूज करते हैं कौन सा रूल, राइट हैंड palm rule to find direction of current, to find direction of magnetic field, to find direction of magnetic field due to circular loop carrying current, we make use of राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, अगर आप अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करो तो थंब आपको किसकी डायरेक्शन देगी, मैग्नेटिक फील्ड की। अगर आप राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करो तो थंब आपको किसकी डायरेक्शन देगी, मैग्नेटिक फील्ड की। सो अकॉर्डिंग टू इट, if we curl fingers of
our right hand in the direction of current, then thumb points in the direction of magnetic field. राइट हैंड की फिंगर्स को अगर आप करंट की डायरेक्शन में घुमाओगे तो थंब आपको कौन सी डायरेक्शन देगी? मैग्नेटिक फील्ड की। थंब कौन सी डायरेक्शन देगी? मैग्नेटिक फील्ड की। यहां तक बात समझ में आती है? अब एक बात ध्यान रहो, बच्चे गलती क्या करते हैं वो भी बताता हूं। पहले इधर देखो, अगर आपके पास ये एक सर्कुलर लूप में करंट है, अगर करंट लेट्स से क्लॉकवाइज है, राइट हैंड पकड़ो, राइट हैंड की फिंगर्स को क्लॉकवाइज घुमाओ, तो करंट की डायरेक्शन में घूमा तो थंब कहां गई? इनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? इनवर्ड। फिर से राइट हैंड पकड़ो, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट है तो राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में घुमाओ, थंब कहां हो गई? आउटवर्ड्स, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई आउटवर्ड्स। मतलब अगर इसको, ये तो एक पर्सपेक्टिव हो गया देखने का, अगर ऐसे देख रहे हो ये करंट है, अब राइट हैंड पकड़ो, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाओ, थंब कहां हो गई? ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई? अपवर्ड। यही करंट को अगर मैं उल्टा बना दूं, राइट हैंड घुमाओ, थंब कहां हो गई? नीचे, तो करंट की फील्ड की डायरेक्शन कहां हो गई? डाउनवर्ड। समझ में आ गई? 3D फिगर है, 3D में थोड़ा सा सोचने में दिक्कत होती है कि कौन सी फ्रंट साइड है, कौन सी बैक साइड है। दिस इज फ्रंट, दिस इज बैक। जो नीचे बना रहा हूं दैट इज फ्रंट, जो पीछे बनाया दैट इज बैक। दिस इज फ्रंट, दैट इज बैक। सो आगे वाला ऐसे घूम रहा है तो करंट की डायरेक्शन में घुमाया, फील्ड आ गई ऊपर, पीछे वाला ऐसे करंट की डायरेक्शन में घुमाया, आगे इस तरफ से आया तो करंट फील्ड की डायरेक्शन का हो गई नीचे। ठीक है, इसमें देखना सिंपल है, करंट की डायरेक्शन में ऐसे घूमे तो इनवर्ड, ऐसे घूमे तो आउटवर्ड। बच्चे गलती पता है क्या करते हैं? हाथ नहीं हिलेगा, सिर्फ फिंगर्स। हाथ को रोक के रखो, फिंगर्स घुमाओ। और ये अभी मजाक लग रहा है तुम्हें, एग्जाम में देखना तुम करोगे कहीं। हाथ नहीं हिलाना, हाथ अपनी जगह पे रहेगा, फिंगर्स घूमेंगी सिर्फ। समझ में आया? क्लियर सबको? श्योर? प्लीज इतना लिखिए पहले, देन वील प्रोसीड। ऑनलाइन क्लियर सबको? प्लीज लिखिए यहां तक। नेक्स्ट, दूसरी एप्लीकेशन है इसकी, हेडिंग डालिए एप्लीकेशन नंबर 2। एप्लीकेशन नंबर 2, सेकेंड एप्लीकेशन है, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। नोबडी राइट्स, सामने देखोगे पहले। ये आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट है, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट है। आपको इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसी एक P पॉइंट पे, विच इज एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस A। नाउ दिस A विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि ये तो एक ही पर्टिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। R कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी एलिमेंट लोगे तो R बदलेगा, बट A सबके लिए सेम रहेगा। A क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या करोगे? सबसे पहले कंसिडर
a straight conductor having current I flowing through it. Take a point P at a distance small a from conductor. At which we have to find strength of magnetic field. ठीक है, P पॉइंट पे हमें स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे? बॉयड-सैविट्ज लॉ. बॉयड-सैविट्ज लॉ में क्या करते हैं? एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, उसकी वजह से फील्ड निकालते हैं और फिर इंटीग्रेट कर देते हैं. तो एक छोटा सा एलिमेंट ले लो dl लेंथ का, P पॉइंट उससे r डिस्टेंस दूर है और dl और r के बीच में एंगल कितना है? थीटा. टेक अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट of length dl at a distance r from P. Magnetic field at P, magnetic field at P due to small length element is given by Boyd-Savitz law as dB is equal to mu naught upon 4 pi I into dl cross r divided by r cube. यही होगा. स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले क्या लगाते हैं? Boyd-Savitz. मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखो. मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखोगे dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. किसी को दिक्कत यहां तक? अब क्या करना होता है इसके बाद? इंटीग्रेट. टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? म्यू नॉट कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट. dl कांस्टेंट नहीं होता, थीटा कांस्टेंट नहीं है, यहां पे r कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप dl नीचे लोगे r बदलेगा, एंगल भी बदल जाएगा. r भी कांस्टेंट नहीं है, dl भी कांस्टेंट नहीं है, थीटा भी कांस्टेंट नहीं है. तो यहां सबसे पहले हमें एक कॉमन वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम इंटीग्रेट करेंगे. अभी ये डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं हो सकती. सो कॉमन वेरिएबल मैंने एक मान लिया फाई. इस एंगल को ले लिया फाई. P इसको नाम दे दिया m पॉइंट और इसको नाम दे दिया a पॉइंट. ये मान लिया L डिस्टेंस दूर. अब जरा ध्यान दो, सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं थीटा को इन ट्राइंगल PMA, इन ट्राइंगल पम्मा. इस ट्राइंगल में थीटा प्लस फाई 90 के बराबर होगा. तीनों का सम 180 होता है, एक 90 ऑलरेडी है, तो थीटा प्लस फाई प्लस 90 इक्वल टू 180. तो थीटा प्लस फाई कितना हुआ? 90. मतलब थीटा कितना हुआ? 90 माइनस फाई. मतलब साइन थीटा कितना हो गया? साइन 90 माइनस फाई. साइन 90 माइनस फाई आजकल कितना होता है? कॉस फाई. ये हो गया नंबर 2. थीटा चेंज हो गया फाई में. दूसरा चेंज करो आर को. आर बाय ए इज अ कांस्टेंट. आर बाय ए इसी ट्राइंगल में आर बाय ए ये हो गया सीकेंट फाई. आर क्या है? हाइपोटेन्यूज. ए क्या है? बेस. तो आर बाय ए क्या हो गया? सेक फाई. तो आर कितना हो जाएगा? ए सेक फाई. दो चीजें कन्वर्ट हो गई. तीसरा बचा डीएल. एल बाय ए कितना हुआ? टैन फाई. परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हुआ? टैन. एल हो गया ए टैन फाई. डिफरेंशिएट डीएल बाय डी फाई
tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर, तो आपके पास dl कितना हो गया, a सीकेंड स्क्वायर फाइ डी फाइ, नंबर 4। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? समझ में आई यहां तक बात? सारे के सारे वेरिएबल्स एक कॉमन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गए फाइ में। क्या करेंगे इसके बाद? सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। b कितना हो गया? b आपके पास हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटीग्रेशन dl की वैल्यू a सीकेंड स्क्वायर फाइ डी फाइ, a सीकेंड स्क्वायर फाइ डी फाइ, साइन थीटा की जगह आया कॉस फाइ, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर था, आर की जगह क्या है, a सेक फाइ, आर स्क्वायर कितना हो गया, a स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर फाइ। मानते हो बेटा? लिमिट्स भी लिखनी पड़ेंगी। लिमिट्स क्या होंगी? मान लिया कि इनिशियल फाइ की वैल्यू है फाइ 1 और फाइनल फाइ की वैल्यू है फाइ 2, तो लिमिट क्या होंगी, फाइ 1 टू फाइ 2? नहीं, एक है एंटी क्लॉकवाइज, एक है क्लॉकवाइज, एक है रेफरेंस के नीचे, दूसरा है रेफरेंस से ऊपर। तो आप क्या करोगे, लिमिट्स लिखोगे माइनस फाइ 1 से प्लस फाइ 2। ये मैंने क्यों किया, पेपर में आपको नहीं लिखना, डायरेक्ट यूज करना है। ये मैंने इसीलिए किया बिकॉज नेगेटिव साइन इज ड्यू टू द ओरिएंटेशन, या ओरिएंटेशन नहीं, ड्यू टू व्हाट यू कॉल, नेगेटिव साइन इज ड्यू टू द ऑपोजिट measurement of angle। मैंने क्या लिया, क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लिया, एंटी को नेगेटिव ले लिया। उल्टा भी ले सकते हो आप, आपकी चॉइस है, मतलब फाइ 1 से माइनस फाइ 2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर ही नेगेटिव आ जाएगा ना, रेफरेंसेस है। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटीग्रेशन माइनस फाइ 1 से प्लस फाइ 2, एक बाहर आ गया, सीकेंड स्क्वायर कट गया, बचा कॉस फाइ डी फाइ। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन प्लस साइन, डेरिवेटिव इज माइनस साइन, इंटीग्रेशन इज प्लस साइन। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन फाइ, लिमिट माइनस फाइ 1 से लेकर प्लस फाइ 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन फाइ 2 माइनस साइन माइनस फाइ 1, तो फाइनल रिजल्ट इसका कितना आया, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन फाइ 2 प्लस साइन फाइ 1, या साइन फाइ 1 प्लस साइन फाइ 2। ये आ गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का इसका फाइनल फॉर्मूला, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन फाइ 2 प्लस साइन फाइ 1। समझ में आई बात? फाइ 2 और फाइ 1 क्या है, स्टार्टिंग एंगल और एंडिंग एंगल। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट P से, P के रेफरेंस में फाइ 1 और फाइ 2। अब आपको जो फॉर्मूले में यूज करोगे वो नंबर्स यूज करने, सिंपल। ठीक है, अब इसके केसेस देखो, मेन ये है, इसके स्पेशल केसेस बहुत काम आएंगे, मतलब एक्चुअल फॉर्मूले से भी ज्यादा काम आएंगे। स्पेशल केसेस, नंबर 1, इफ वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ की हो, ये वायर है, ऊपर भी इंफिनिटी तक जा रही है, नीचे भी इंफिनिटी तक जा रही है, ये पॉइंट है। अब आप खुद सोचो, ये परपेंडिकुलर डालता हूं, ये ए होता है, जितना नीचे जाऊंगा, स्टार्टिंग पॉइंट से एंगल है ना फाइ, तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट यहां होता तो फाइ ये होता,
और नीचे गया फाई बढ़ गया, और नीचे जाओगे फाई और बढ़ जाएगा, इंफिनिटी तक जाओगे तो फाई कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सो अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ की है दोनों तरफ, तो फाई 1 और फाई 2 दोनों कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए इंटू साइन 90 प्लस साइन 90, रिजल्ट कितना आया, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ की है तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से क्या होगी, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। इसी तरह से सेकंड केस, इफ वायर इज सेमी इनफाइनाइट एंड पॉइंट इज इन फ्रंट ऑफ वन एज, एक एज के सामने पॉइंट है और वायर सेमी इनफाइनाइट है, एक एज के सामने पॉइंट है, जैसे ये वायर है, ये इंफिनिटी तक जा रही है और ये पॉइंट है P। अब देखो फाई 1 क्या हो जाएगा, 90, और फाई 2 कितना हो जाएगा, 0। एक एंगल हो गया 90 इंफिनिटी वाली साइड पे, और दूसरे एज के बिल्कुल सामने पॉइंट है। बेसिकली देखो ये फाई 2 है ना, ये पॉइंट यहीं खत्म हो गया, तो फाई 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस केस में फाई 1 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और फाई 2 कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए। ये मैग्नेटिक फील्ड का इसमें फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तीसरा केस, इफ पॉइंट इज अलोंग द लाइन, मतलब ये वायर है, पॉइंट यहां पे, P पॉइंट यहां पे, वायर के अलोंग। सो दोनों एंगल्स क्या हो गए, 0 डिग्री। तो फाई 1 और फाई 2 दोनों ही नहीं बन रहे, फाई 1 और फाई 2 दोनों कितने हो गए, 0 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से क्या हो जाएगी, 0। काफी काम आएगा ये, काफी काम आएंगे पॉइंट्स। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला इसका क्या है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। दूसरा, अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ की है दोनों तरफ, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। सेमी इनफाइनाइट है, मतलब एक तरफ इंफिनिटी, दूसरे एज के सामने पॉइंट है, तो कितना हो, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए। और अगर वायर के अलोंग पॉइंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। क्या ये क्लियर है, पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंट। इसमें डायरेक्शन कैसे निकालोगे, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं, टू फाइंड डायरेक्शन वी मेक यूज ऑफ राइट हैंड थंब रूल। अभी पाम रूल पढ़ा था, अब थंब रूल। पाम रूल में क्या था, कर्ल ऑफ फिंगर्स आपको करंट की डायरेक्शन देती थी, तो थंब किसकी देती थी, मैग्नेटिक फील्ड। इसमें उल्टा हो जाता है, थंब अगर करंट की डायरेक्शन देगा तो कर्ल ऑफ फिंगर्स क्या देगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, फील्ड नहीं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ध्यान से समझो, ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, if thumb of our right hand points in the direction of current, then curl of fingers gives direction of magnetic lines of forces.
मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैसी होती है? जैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पढ़ा, टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, सेम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है, टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब अगर आपके पास ये करंट है, थंब उठाओ, करंट की डायरेक्शन में रखो, कर्ल ऑफ फिंगर्स आपको क्या देगी? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। मतलब ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हो गई। तो इधर आगे, इधर पीछे, इधर अंदर, इधर बाहर। देखने में मुश्किल लग रहा है ना? जरा इसको और आसान तरीके से समझते हैं। यही डायग्राम दोबारा बना रहा हूं। अब 3D, ये इधर है, करंट ऊपर है, फील्ड जा रही है, राइट साइड पे फील्ड कहां जा रही है? इनवर्ड। तो राइट साइड पे फील्ड हो गई इनवर्ड्स। ये उंगलियां घूम के लेफ्ट साइड पे जब आएंगी तो क्या आ रही हैं? बाहर। तो लेफ्ट साइड पे फील्ड हो गई आउटवर्ड्स। ये करंट है, फील्ड ऐसे घूम रही है, फील्ड लाइंस ऐसे घूम रही है। सो इधर अगर देखूंगा तो इनवर्ड, इधर अगर देखूंगा तो इस तरफ, इधर अगर देखूंगा तो आउटवर्ड, इधर देखूंगा तो इस तरफ। मतलब ये नहीं कह सकता कि करंट ऊपर है तो फील्ड इनवर्ड होगी, नहीं। अगर पॉइंट इधर है तो इनवर्ड होगी, अगर पॉइंट इधर है तो कहां होगी? आउटवर्ड होगी। डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन पे और किस पॉइंट पे आप देख रहे हो उस पे डिपेंड करता है। तो ये अगर आपके पास करंट है नीचे की तरफ, ये करंट है, तो राइट साइड पे फील्ड कहां होगी? कर्ल ऑफ फिंगर्स ऐसे हुआ, राइट साइड पे फील्ड आ रही है आउटवर्ड, तो डॉट। घूम के लेफ्ट साइड पे फील्ड जा रही है इनवर्ड, तो क्रॉस। समझ में आई बात? सबको क्लियर है? पक्का? तो अब याद कैसे रखें कौन सा थंब रूल है, कौन सा पाम रूल है? वाइसा वर्सा एक दूसरे के। ये करंट है तो ये फील्ड है, ये करंट है तो ये फील्ड है। पता कैसे लगेगा? जो करंट है वो रूल है। मतलब अगर आपकी पाम करंट दे रही है तो राइट हैंड पाम रूल है, थंब अगर करंट दे रही है तो राइट हैंड थंब रूल है। ठीक है दोनों सेम ना? ये करंट है तो ये फील्ड, ये करंट है तो ये फील्ड, वाइसा वर्सा एक दूसरे के। सो अगर करंट आप थंब से निकाल रहे हो तो वो कौन सा रूल है? राइट हैंड थंब रूल। अगर करंट आप पाम के कर्ल से निकाल रहे हो तो कौन सा रूल है? राइट हैंड पाम रूल। यहां तक समझ में आता है? अच्छे से क्लियर है? पहले इसको तमीज से लिखो, फिर आगे चलते हैं, इनको अप्लाई करते हैं, फिर थर्ड एप्लीकेशन करेंगे। नेक्स्ट, इसी को, इस डायग्राम को अगर मैं एक सेक्शनल व्यू से रिप्रेजेंट करूं, प्लीज सामने देखना। जो देखो, जो सर्कुलर लूप में आपने करा एक्सिस वाला, कि उसको अगर आप राइट हैंड पाम रूल लगाते हो तो जो करंट है वो फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, थंब आपका। और यहां पे आपने किया, दोनों को कंबाइन करके एक सेक्शनल व्यू बनाते हैं। सपोज आपके पास ये एक क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन है। इस क्रॉस सेक्शन से एक करंट कैरिंग लूप गुजर रहा है। इस क्रॉस सेक्शन से एक करंट कैरिंग लूप गुजर रहा है। अच्छा नहीं लगा? सिचुएशन समझ में आई? तो यहां से ऐसे पास कर रहा है वो, ये इसमें एंटर कर रहा है नीचे से। अब सपोज इसमें करंट है इधर ऊपर, घूमा करंट इधर इन द प्लेन ऑफ द पेपर, और इधर ऐसे, ये करंट है। अब लाइंस ऑफ फोर्सेस अगर मैं बनाऊं, एक छोटे छोटे एलिमेंट को कंसिडर करते हैं। ये एलिमेंट है, इसकी वजह से लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होंगी? ऐसे। ये करंट है अगर, तो फील्ड लाइंस कैसे होंगी? ऐसे होंगी कि नहीं होंगी? तो लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे होंगी, इस प्लेन में। और ये डायरेक्शन कैसी चल रही है? ऐसे। इसी तरह ये करंट है, फील्ड लाइंस ऐसे घूमेंगी। करंट ऐसे, फील्ड लाइन ऐसे घूम रही है। तो देखो, बीच में सेंटर पे दोनों की वजह से फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई? इनवर्ड्स। यस और नो? अब नोटिस करो, ये लूप है,
फील्ड की डायरेक्शन कैसे आई? ऐसे। कहने का मतलब आप किसी भी सर्कुलर लूप को इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर्स कंसिडर कर सकते हो, ठीक है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर्स कंसिडर कर सकते हो, तो फील्ड वैसे ही निकलेगी आपके पास। क्लियर? समझ में आया? ये पेपर में आया हुआ है बनाने को, बोर्ड में। उसने बोला ये आता कैसे है? आपके पास ऐसे आता है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फॉर सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। तो लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे बनाओगे सर्कुलर लूप की? ऐसे बनाओगे, एक सेक्शन में, हर सेक्शन में ऐसे लाइंस ऑफ फोर्सेस बनेगी। लॉजिक समझ में आया? ठीक है। आपको बोला प्लॉट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, तो ये कंसेप्ट लगेगा। दोनों एप्लीकेशन समझ में आ गई अच्छे से? आ जाते हैं एप्लीकेशन नंबर 3 पे। एप्लीकेशन नंबर 3, फिर इसके कंबाइंड न्यूमेरिकल्स देखेंगे कुछ। एप्लीकेशन नंबर 3 ये है मैग्नेटिक फील्ड on the axis of current carrying circular loop। बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, उसकी एक्सिस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मैंने ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप बनाया, प्लीज सामने देखना, लिखना नहीं, क्योंकि इसमें डायग्राम तंग करेंगे, मतलब डायरेक्शंस बहुत तंग करेंगी। ये आपके पास सेंटर और एक्सिस पे ये है पॉइंट P, जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। सिचुएशन क्लियर? करंट इसमें फ्लो कर रहा है इस तरह से, और इसका रेडियस मैंने मान लिया a, इसका रेडियस मान लिया a। मैंने बोला कंसिडर अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट I, circular loop of radius r, of radius a, carrying current I as shown. We have to find magnetic field at point P on the axis of the loop at a distance x from center of the loop। ठीक है, x डिस्टेंस दूर P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। क्या करते हो? स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेते हो, यही करते हो। लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन कौन सी लोगे? लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन वो लोगे जो करंट की डायरेक्शन है, क्योंकि डीएल वेक्टर है, लेंथ तो कहीं पे भी हो सकती है। हमेशा लेंथ की डायरेक्शन कौन सी लेते हो? जो करंट की डायरेक्शन है। तो यहां पे लेंथ की डायरेक्शन मैंने ये ले ली डीएल। अभी आपको राइट साइड दिख रहा होगा, ये राइट साइड नहीं है, ये बाहर की तरफ आता हुआ है डीएल, और ये हो गया आर। डीएल और आर के बीच में एंगल बताओ कितना है? दिख नहीं रहा पर 90 है। समझो, सामने देखो, आपके पास ये सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। डीएल का हुआ अलोंग द टेंजेंट, और आर हो गया ये। अब जरा मैं इस लूप को छोड़ देता हूं, ये डीएल, ये आर, दोनों के बीच में एंगल कितना दिख रहा है? 90। इधर से देखने पे नहीं दिखेगा, 3D है। डीएल कहां रहा है? आउटवर्ड, और आर कहां है? यहां पे। सो डीएल और आर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना दिख रहा है यहां पे? 90। सामने से देखने पे नहीं दिखेगा,
साइड से देखने पे दिखेगा, 3D फिगर है। सो आप क्या बोलोगे, टेक अ लेंथ एलिमेंट ए बी, टेक अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट ए बी of length dl on the circumference. Magnetic field at point P due to this element is given by Boyd-Savitz law. इसको बोल दिया dv1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू dl क्रॉस r बाय r क्यूब। यस और नो? r यहां पे मैग्नीट्यूड में कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मानते हो कि नहीं, पाइथागोरस लगा के। आर मैग्नीट्यूड में हुआ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डीएल और आर के बीच में एंगल कितना है, 90। ठीक है, अच्छा db1 की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड आर। मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड आर। ये डीएल है, ये आर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो या तो परपेंडिकुलर ऊपर या परपेंडिकुलर नीचे। कहां होगा, डायरेक्शन देखो, डीएल राइट बाहर की तरफ है, फील्ड हो गई ऊपर, राइट हैंड रूल, डीएल इधर, फील्ड हो गई ऊपर। यही डीएल अंदर होता तो फील्ड का होती नीचे। मतलब अभी जो db1 है वो ये होगा। यही सिचुएशन फर्क कर देते हैं थोड़ी सी। सपोज यही लूप ऐसे होता, ये P पॉइंट होता, करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती, डीएल हो जाता अंदर की तरफ, ये हो गया R, ये होता db1। दोबारा समझो डायरेक्शंस के बारे में। सबसे पहली बात ये बताओ, डीएल और आर के बीच में 90 है, वो समझ में आता है सबको। डीएल है या तो आउटवर्ड या इनवर्ड, डिपेंडिंग करंट की तुमने क्या डायरेक्शन ली है। आर है ये, डीएल और आर के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। प्लेन कंटेनिंग मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड आर। डीएल और आर की ये प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। कहां होगा वो डीएल की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। डीएल अगर आउटवर्ड है, राइट हैंड रूल यूज किया, डीएल आउटवर्ड है, करंट हो गया, फील्ड हो गई ऊपर, तब लिया ऊपर की तरफ। अगर यही डीएल अंदर की तरफ होता तो फील्ड का होती नीचे, तो फील्ड होती नीचे। समझ में आई बात? करंट अगर बाहर है तो फील्ड कहां होगी, ऊपर। करंट अगर अंदर है तो फील्ड कहां होगी, नीचे। क्लियर? सो इसका मतलब ये db1 हो गया। अब आप बोलोगे एंगल बिटवीन DL and R is 90 degree and db1 is perpendicular to plane containing DL and R. So db1 का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl बाय आर स्क्वायर। नंबर 1, यहां तक कोई दिक्कत? अब आपने क्या किया, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में किया था, इसके ऑपोजिट एंड पे एक और एलिमेंट ले लो। टेक अनदर स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट ऑफ सेम लेंथ dl, diametrically opposite to AB, से CD। तो एक और लेंथ एलिमेंट ले लिया, डायमेट्रिकली ऑपोजिट। ये बाहर आ रहा है तो ये कहां जाएगा, अंदर।
इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इसकी फील्ड कहां होगी, ये इनवर्ड है तो इसकी फील्ड कहां होगी, डाउनवर्ड, dB2 होगी इस तरफ। अगर ये डायग्राम लिया होता, ये अंदर है तो यहां dl क्या होता, आउटवर्ड, ये क्या हो जाता, अपवर्ड। सिमिलरली एज अबव, magnetic field at P due to CD is given by dB2 मैग्नीट्यूड में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL बाय R स्क्वायर। नंबर 2। कोई दिक्कत? डायरेक्शंस की बात समझ में आई है? दोबारा समझो, डायरेक्शंस दोबारा समझो। DL बाहर, R इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना, 90। DL और R के बीच में एंगल 90, DL और R के बीच में एंगल 90, DL और R के बीच में एंगल 90, तो साइन 90 हो गया, वो 1 हो गया। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग DL एंड R। DL इधर है, R इधर है, DL इधर है, R इधर है, DL इधर है, R इधर है, करंट इधर है, DL की डायरेक्शन, फील्ड हो गई ऊपर। जब अंदर की तरफ होगा तो फील्ड होगी नीचे, प्लेन के परपेंडिकुलर। गलती मत करना, इसके डायग्राम में गलती होती है, बच्चे इतना डायग्राम रट्टा मार लेते हैं, करंट उल्टा बना देते हैं, फील्ड्स उल्टी बना देते हैं। सोच के फील्ड बनाना। अब इसको अगर मैं कंपोनेंट्स में डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, बनाते हैं कंपोनेंट्स। ये एंगल मान लिया फाइ, तो ये भी होगा फाइ, ये फाइ तो ये फाइ, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर्स इज सेम, इसमें वर्टिकली ऑपोजिट नहीं है। इसी तरह ये फाइ तो ये भी फाइ। सो dB1 के कंपोनेंट्स साइन, कॉस, कॉस, साइन, कौन से ऐड हो गए, साइन। कॉस वाले क्या हो गए, कैंसिल आउट। तो आप बोलोगे रिजॉल्विंग dB1 and dB2 into rectangular components इधर भी कर सकते हो, ये फाइ तो ये फाइ, ये फाइ तो ये फाइ, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करो, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करो। ये क्या हुआ, डीबी के कंपोनेंट्स बना रहा था ना मैं, हाँ ठीक है, ठीक तो है। कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, इधर हो गया dB1 cos फाइ, यहां हुआ dB2 cos फाइ, इधर हुआ dB1 sin फाइ, dB2 sin फाइ। डायग्राम कोई एक बनाओगे, मैं जानबूझ के दोनों बना रहा हूं, पेपर में कोई भी बना सकते हो। इसी तरह यहां पे dB1 sin फाइ, dB2 sin फाइ, dB1 cos फाइ, dB2 cos फाइ। So resolving rectangular components, net magnetic field due to both is given by dB is equal to dB1 sin phi plus dB2 sin phi। dB1 sin phi plus dB2 sin phi, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गया dB1 प्लस dB2 sin phi। वैल्यू डालो, dB1 dB2 की वैल्यू सेम है, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl बाय आर स्क्वायर साइन फाइ। मानते हो बेटा, मानते हो बेटा? साइन कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन फाइ हो गया a बाय आर। सो ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट I dl a बाय 4 पाई आर क्यूब, बिकॉज साइन फाइ कितना हुआ, a बाय आर। टोटल मैग्नेटिक फील्ड, 2 कांस्टेंट, म्यू नॉट कांस्टेंट, I कांस्टेंट, a कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, r क्यूब कांस्टेंट, इंटीग्रेशन dl। लिमिट्स क्या होंगी बोलो? 0 टू पाई r, 0 टू पाई a। क्यों? पेयर में एलिमेंट्स ले रहे हो,
0 to पाई ए, सिंगल एलिमेंट होता तो 0 से 2 पाई ए, अभी पेयर में एलिमेंट्स ले रहे हो तो 0 to पाई ए। सो म्यू नॉट आई ए बाय 4 पाई आर क्यूब इंटू पाई ए माइनस 0। मानते हो? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटीग्रेट करके मेरे पास आंसर कितना आया? म्यू नॉट आई पाई ए स्क्वायर बाय 4 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत? 2 कहीं मिस तो नहीं हुआ? यस, 2 मिस हो गया मुझसे ऊपर से, ये 2 मिस कर दिया, ये आंसर हुआ। क्लियर? ये हो गया टोटल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। मैं जानबूझ के नहीं काट रहा हूं, अभी दिखाता हूं। मतलब अगर मैं कट कर देता हूं, रिलेशन क्या आएगा? 2 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2 पाई आर की वैल्यू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हाँ हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये रिलेशन एक आ गया, ये पहला रिलेशन आ गया। क्या ये रिलेशन सबको क्लियर है? ये पहला रिलेशन सबको क्लियर है कैसे अप्रोच करना है? श्योर। अब इसी रिलेशन की जगह सपोज आपके पास, इसको एक और फॉर्मेट में कर सकते हो, बी हो गया म्यू नॉट आई 2 म्यू नॉट आई पाई ए स्क्वायर बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये भी लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैंने क्या किया, अगर ये n टर्न्स होते, फॉर n टर्न्स, ये तो सिंगल टर्न है, मैग्नेटिक फील्ड हुआ ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट एन आई पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। एक टर्म पड़ी थी लास्ट क्लास में, मैग्नेटिक मोमेंट, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट आ गई। सो इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास रिश्ता क्या आया? म्यू नॉट एम बाई 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गया इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। सो दोनों के फॉर्मेट में रिलेशन काम आएगा, वन इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड डिस्टेंस, द अदर इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर यहां तक बात? पक्का? ये हो गया आपका ये वाला। अब इसमें डायरेक्शंस की बात करते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is given by right hand palm rule। मतलब ये अगर करंट कैरिंग लूप है, थोड़ा दूसरे तरीके से बनाता हूं जिससे कि आपको दिखे इजीली। ये करंट कैरिंग लूप है, ये करंट है, ऐसे उंगलियों को घुमाओ, फील्ड कहां गई? ऊपर। तो सेंटर पे देखूंगा तो फील्ड कहां आती है? ऊपर। एक्सिस पे देखूंगा तब भी फील्ड ऊपर, नीचे देखूंगा तब भी फील्ड ऊपर। तो ये जो राइट हैंड पाम रूल है ना, ये एक्सिस पे भी चलता है। कैसे चलता है? लेट्स सी, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। यही लूप था, करंट ऐसे था, ध्यान देना इधर। आपने एक छोटा सा एलिमेंट लिया डीएल, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली, ये आउटवर्ड है, राइट साइड पे फील्ड कहां हो गई? ऊपर। ये होता है dB1। कोई दिक्कत? इधर अंदर की तरफ लिया dl, ये हो गया dB2। अभी किया था ना ये सेम। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कहां गई? राइट साइड पे। मानते हो? नेट मैग्नेटिक फील्ड कहां गई? राइट साइड पे। यही पॉइंट अगर मैं राइट साइड के लेने की जगह यहां लेता, अब ध्यान देना, ये करंट था डीएल, राइट साइड पे फील्ड है ऊपर, लेफ्ट पे आके वो फील्ड कहां हो जाएगी? नीचे।
मतलब अब इधर अगर पॉइंट होता तो ये हो जाता dB1। ये अगर करंट है इनवर्ड, राइट साइड पे फील्ड थी डाउनवर्ड, घूम के लेफ्ट पे फील्ड कहां हो जाएगी, ऊपर, ये हो जाता dB2। नेट मैग्नेटिक फील्ड आती इधर। सेंटर पे भी कितनी आएगी, राइट साइड पे, करके देख लो। तो चाहे एक्सिस हो चाहे सेंटर हो, राइट हैंड पाम रूल चलेगा। ठीक है, एक बार डायरेक्शंस दोबारा समझो, इसकी डायरेक्शंस दोबारा समझो। मैंने बोला ये सर्कुलर लूप है, क्योंकि खेल सारा डायरेक्शंस का है। ये सर्कुलर लूप है, यूं गोल घूम रहा है। ये डीएल है, ये आर है। डीएल और आर के बीच में एंगल कितना हुआ, 90। ये डीएल था, ये आर था। डीएल और आर के बीच में एंगल कितना हुआ, 90। ये तो सबको क्लियर होगा। मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड आर, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। करंट की डायरेक्शन इधर है, फील्ड कहां हो गई, ऊपर। अगर यही लूप अंदर की तरफ जा रहा होता, करंट इधर होता, तो फील्ड कहां होती, नीचे। तो करंट के हिसाब से आप फील्ड की डायरेक्शन देखोगे। यहां तक समझ में आता है सबको अच्छे से, पक्का, क्लियर। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या है, फाइनल रिजल्ट इस फॉर्मेट में भी है, इस फॉर्मेट में भी है। इसमें एक स्पेशल केस, अगर सपोज क्या करो, मैं सेंटर ऑफ लूप की बात करता हूं, फॉर सेंटर ऑफ लूप एक्स कितना हो जाएगा, 0। फॉर्मूला देखो क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर की पावर 3/2। सो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2a क्यूब कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाय 2a। यही फॉर्मूला पढ़ा था ना सेंटर के लिए, n से मल्टीप्लाई करते थे नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। समझ में आया, पक्का, क्लियर है एकदम। सो ये थी सारी एप्लीकेशंस, प्लीज इसको भी नोट डाउन कीजिए। अगली क्लास में हम इसको पहले न्यूमेरिकली अप्लाई करना सीखेंगे। अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के केसेस कराऊंगा मैं न्यूमेरिकल्स के इसके, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे इसके डिटेल्ड न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। आपको आज घर पे क्या करना है, जितना भी ये डेरिवेशंस की हैं, जितने भी फॉर्मूलाज किए हैं, एक एक को अच्छे से लिख लिख के 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लिख लिख के याद करना है। तब जाके अगर आपको सारी डायरेक्शंस क्लियर होंगी और सारे फॉर्मूलाज याद होंगे, न्यूमेरिकल्स, तब आप अटेम्प्ट करने की सोच सकते हो, नहीं तो नहीं सोच पाओगे, डायरेक्शंस में फंस जाओगे हर बार। तो ध्यान से डायरेक्शंस पे ध्यान रखना। ठीक है, इसको लिख के जा सकते हैं। थैंक यू।